अब तक आपने चुनावों के तमाम नतीजे देख लिए होंगे और उनका विश्लेषण भी बड़े बड़े एक्सपर्ट्स के जरिए जान लिया होगा। हमारे देश में चुनावों का मतलब होता है कि किस पार्टी ने कितनी सीटें जीती और किस पार्टी को कितने वोट मिले, यानी ये सब वोटों का खेल है। लेकिन वोटों के इन आंकड़ों से आगे एक और विश्लेषण भी होता है और वो है देश के लोगों के मन का विश्लेषण, क्योंकि लोग वोट वहीं डालते हैं जहां उनका मन कहता है और हर वोट आपसे कुछ कहती है। हम वोटों की बात तो करते हैं लेकिन मन की बात नहीं करते। आज हम आपको बताएंगे कि 5 राज्यों के 18 करोड़ 30 लाख वोटर्स का मन क्या कहता है। पिछले 2 साल में हमारे विपक्षी नेताओं ने और हमारे मीडिया ने कोविड के खिलाफ भारत की लड़ाई पर हमारे देश के लोगों को जमकर गुमराह किया। भारत में बनी वैक्सीन पर उनके मन में शक पैदा किया। किसान आंदोलन को लेकर लोगों को भड़काया, किसानों को भड़काया। कोविड के बाद आर्थिक मंदी और फिर बेरोजगारी को एक बहुत बड़ा मुद्दा बना दिया और ऑपरेशन गंगा में भी यूक्रेन से आए छात्रों के मन में जहर भर दिया। लेकिन इस सब के बावजूद इन करोड़ों लोगों ने फिर भी मोदी को ही वोट दिया। इसका मतलब क्या है? क्या हम सिर्फ इतना यह मान लें कि बीजेपी जीत गई और बाकी लोग हार गए? इन लोगों से यह भी तो पूछना चाहिए कि इन लोगों की विचारधारा क्या है, ये लोग क्या चाहते हैं, ये लोग भारत का कैसा भविष्य देखना चाहते हैं, ये भारत को आने वाले समय में किस रूप में देखना चाहते हैं। आज हम इसी बात का विश्लेषण करेंगे कि क्या देश की मर्जी जानने के बावजूद हमारे देश के विपक्षी नेता और वो मीडिया जो लगातार नकली खबरें दिखाता रहा है, क्या अब वो सुधरने का नाम लेगा? लेकिन सबसे पहले आज आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कल शाम का एक बयान सुनवाना चाहते हैं जिसमें उन्होंने खुद देश में नकारात्मक राजनीति को लेकर चिंता जताई है। पहले आप ये सुनिए और फिर आगे हम इसका विश्लेषण करेंगे। आज इस अवसर पर मैं देश के सामने अपनी कुछ चिंताएं भी रखना चाहता हूं। देश का नागरिक तो बहुत जिम्मेदारी के साथ देश के हित में अपना काम कर रहा है। जब भी उसको अवसर मिलता है वो जिम्मेदारी के साथ पेश आता है। देश का सामान्य नागरिक राष्ट्र निर्माण में जुटा है, लेकिन हमारे यहां कुछ लोग लगातार राजनीति का स्तर गिराते जा रहे हैं। कोरोना के इस समय में भी हमने देखा है कि इन लोगों ने देशवासियों को गुमराह करने की लगातार कोशिश की। वैक्सीनेशन के हमारे प्रयासों की दुनिया प्रशंसा कर रही है, लेकिन इस पवित्र कार्य पर, मानवता के कार्य पर, सेवा के कार्य पर, भारत की वैक्सीन पर भी सवाल उठाए गए। दुर्भाग्य की बात है, जब यूक्रेन में हजारों भारतीय विद्यार्थी, हमारे छात्र, हमारे नागरिक फंसे हुए थे, तब भी देश का मनोबल तोड़ने की बातें हो रही थी। जो वहां फंसे थे उनके परिवारों की चिंता बढ़ाने का काम हो रहा था। ये लोग उन बच्चों में असुरक्षा की भावना बढ़ा रहे थे, यहां उनके परिवार वालों की चिंता बढ़ा रहे थे। इतना ही नहीं, इन लोगों ने ऑपरेशन गंगा को भी प्रदेशवाद की बेड़ियों में बांधने की कोशिश की। हर योजना को, हर कार्य को क्षेत्रवाद, प्रदेशवाद, जातिवाद, संप्रदायवाद का रंग देने का प्रयास भारत के उज्जवल भविष्य के लिए बहुत बड़ी चिंता का विषय है। प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि वो चिंतित हैं। जिस तरह देश में राजनीति का स्तर नीचे गिर रहा है, उन्हें चिंता होती है। लेकिन आज हम आपसे ये पूछने के लिए आए हैं
कि क्या आपको भी अपने देश के भविष्य को लेकर चिंता होती है? क्या आपको भी इन सारी चीजों से कोई सरोकार है जो वो कह रहे हैं? और जाहिर है हमारे देश के 5 राज्यों के करोड़ों वोटर्स ने जो अपना वोट डाला है वो यही कह रहे हैं कि वो भी इसे लेकर चिंतित हैं और उन्हें ये सब पसंद नहीं आ रहा है। चुनावों का मतलब केवल किसी पार्टी की जीत और हार से नहीं होता। चुनाव हमें देश के लोगों की मनोस्थिति के बारे में भी बताते हैं और ये देश के लिए एक रियलिटी चेक की तरह होते हैं। और इन चुनावों ने देश को कौन सा नया सच बताया है, आज आपको यही समझना है। ये चुनाव आपको ये बताते हैं कि जिन लोगों ने कोविड को लेकर भारत सरकार की नीतियों को हर बार कमजोर और दिशाहीन बताया, उन पर सवाल उठाए, ये नतीजे ऐसे लोगों के चेहरे पर एक बहुत बड़ा तमाचा है। आपको याद होगा जब हमारे देश में जनता कर्फ्यू लगा था, जब थालियां बजाई गई थी, तब इन लोगों ने बहुत मजाक उड़ाया था। इन लोगों ने कहा था कि इस तरह जनता कर्फ्यू लगा के और थालियां बजाकर क्या कोविड भाग जाएगा? याद कीजिए वो दिन जब मजाक उड़ाया गया था करोड़ों भारतीयों का, जब आप सब लोग बैल्कनी में जाकर अपने घरों से बाहर निकलकर थालियां बजा रहे थे चम्मच से। जिन लोगों ने देश के वैज्ञानिकों द्वारा बनाई गई वैक्सीन पर अविश्वास का माहौल फैलाया था और यहां तक कह दिया था कि वो देश में बनी वैक्सीन का इस्तेमाल ही नहीं करेंगे, आज देश की जनता ने उन्हें जवाब दे दिया। आप याद कीजिए अखिलेश यादव का वो बयान जब उन्होंने कहा था कि ये तो बीजेपी की वैक्सीन है और वो इस वैक्सीन को नहीं लगवाएंगे। उस दिन अखिलेश यादव ने यह सोचा भी नहीं होगा कि उत्तर प्रदेश के लोग उनके इस बयान को इतनी गंभीरता से लेंगे, लेकिन उत्तर प्रदेश के लोगों ने बता दिया कि वो किस तरफ हैं और उन्होंने ये भी बता दिया कि उन्हें अखिलेश यादव का वो बयान पसंद नहीं आया। जिन्होंने वैक्सीन की कमी को एक बहुत बड़ा मुद्दा बनाया था, लोगों को भड़काने की कोशिश की थी, याद कीजिए वो सारे लोग, वो विपक्षी दल, वो विपक्षी नेता और मीडिया के भी लोग जो लगातार इस तरह की खबरें बता रहे थे कि लॉकडाउन नाकामयाब हो रहे हैं, जो लगातार ये कह रहे थे कि वैक्सीन की कमी हमारे देश में हो गई है, जो लगातार ये कह रहे थे कि वैक्सीन जो हमारे देश में बनी है उसे लेकर गलत रिपोर्ट्स आ रही हैं और वो उतनी प्रभावी नहीं है जितनी दुनिया में बनी दूसरी वैक्सीन है। याद कर लीजिए, आज हिसाब किताब करने का दिन है। आप याद कीजिए वो मीडिया, वो न्यूज चैनल कौन से थे, वो अखबार कौन से थे, वो पत्रकार कौन से थे, वो एंकर कौन से थे जो लगातार आपको गुमराह करते चले गए। जिन लोगों ने कोविड के दौरान लॉकडाउन का विरोध किया था और देश के नागरिकों को लॉकडाउन का पालन नहीं करने के लिए उकसाया था और कहा था कि उन्हें अपने राज्यों में भाग जाने की कोशिश करनी चाहिए। भारत सरकार यह कह रही थी कि आप जहां पर भी हैं वहीं रहिए, निकलिए मत, नहीं तो कोविड फैल जाएगा। लेकिन हमारे देश के विपक्षी नेता ऐसे थे, हमारे देश के ऐसे पत्रकार थे, ऐसे न्यूज चैनल्स थे जो लगातार आपको यह बताते रहे कि नहीं, आप अपने अपने घर निकल जाइए, जो लगातार कवरेज देते रहे और लोगों को गुमराह करते रहे। इसके अलावा आर्थिक मंदी और कोरोना की वजह से जो लोगों की नौकरियां गईं, उसे एक बहुत बड़ा मुद्दा बनाया गया। आपको याद होगा चुनाव के समय बहुत सारे न्यूज चैनल्स और यूट्यूब चैनल वाले ऐसे पत्रकार थे जो लोगों के मुंह में माइक ठूस ठूस कर उनसे जबरदस्ती ये बुलवाने की कोशिश करते थे कि बोलिए कि मैं बेरोजगार हूं और मैं मोदी की वजह से बेरोजगार हुआ हूं, बस इतना बोल दीजिए। और जैसे ही कोई ऐसा बोलता था तो तुरंत उसका यह बयान वायरल हो जाता था। बड़े बड़े नेता उस बयान को रीट्वीट करने लगते थे, उसको पोस्ट करने लगते थे और इसी तरह एक फॉल्स प्रोपेगेंडा, गलत प्रोपेगेंडा आपके सामने चलाया गया। याद कीजिए, अब कोविड के दौरान जब हमारे देश में दूसरी लहर आई थी और लोगों ने चिताओं की तस्वीरें डालनी शुरू की थी, वो दिन भी याद कीजिए। और वो दिन याद कीजिए जब पश्चिमी मीडिया ने भारत को कमजोर करने की कोशिश की, हमारे अपने ही लोगों ने भारत को कमजोर करने की कोशिश की थी, जब आपको चारों तरफ वही तस्वीरें दिखती थी जिनमें चिताएं जल रही हैं। और जिन लोगों ने उसके बाद किसान आंदोलन के नाम पर देश को भड़काने की कोशिश की, किसान आंदोलन के दौरान 26 जनवरी पर लाल किले पर हुई हिंसा को और तलवारबाजी को उन्होंने सही ठहराया था, इन किसानों को उन्होंने भड़काया था। वो लोग जिन्होंने गलवान में हुए हिंसक संघर्ष के दौरान अपने ही देश की सेना और अपनी ही सरकार पर भरोसा नहीं किया था, आज उन लोगों को याद कीजिए। तब उन सब लोगों ने यह सोचा था कि आगे चलकर चुनावों में ये बड़े मुद्दे बनेंगे और अगर हमने देश के लोगों को गुमराह कर दिया तो देश के लोग उसके बाद हमें ही वोट डालेंगे।
जिन लोगों ने भारतीय रेल में नौकरी करने के लिए छात्रों को भड़काकर, परीक्षार्थी जो थे परीक्षा के नाम पर भड़काकर उनसे दंगे कराने की कोशिश की, उनसे कहा कि ट्रेनों में आग लगा दीजिए, पटरियों को उखाड़ दीजिए, कहा कि सड़कों पर उतर जाइए और किसी भी हद तक जाकर अपना हक मांगिए। अब हमारे देश के छात्रों को भड़काया और यह सब करवाया उनसे। देखिए जो आपकी स्क्रीन पर है, क्या सोचकर करवाया था? यह सोचकर करवाया था कि जब चुनाव होंगे तो चुनावों में उन्हें फायदा मिलेगा। ये हिंसा करवाकर हमारे देश के मीडिया का एक हिस्सा और हमारे ही देश के कुछ नेता वोट बटोरना चाहते थे, चुनाव जीतना चाहते थे। और जिन लोगों ने यूक्रेन में फंसे हमारे हजारों भारतीय छात्रों को भड़काया, उनके परिवारों को डराया और उनसे यह कहा कि भारत की सरकार उनके बच्चों के लिए कुछ नहीं कर रही है, उनके बच्चे वहीं के वहीं फंसे रह जाएंगे। और ऐसे लोगों ने यूक्रेन से आए हमारे युवा छात्रों के दिमाग में ऐसा जहर भर दिया कि वो अपने भारत सरकार के मंत्रियों को पहचानने से भी इनकार करने लगे। उनकी नमस्ते का जवाब नहीं दे रहे थे। भारत सरकार के मंत्री फूल लेकर खड़े हुए हैं, फूल दे रहे हैं और हमारे छात्र इनकार कर रहे हैं। आखिर किस बात का गुस्सा था? आखिर दिमाग में किस बात का जहर भरा हुआ है? और ये जहर भरने वाले लोग कौन हैं? दुर्भाग्य ये है कि ये जहर भरने वाले लोग हमारे ही अपने देश के लोग थे, हमारे ही नेता थे और हमारे ही देश का मीडिया था। और ये सब चुनाव जीतने के लिए हो रहा था, इन्हीं वोटों के लिए हो रहा था। आज ऐसे तमाम लोगों को इन नतीजों से एक बहुत बड़ा सबक मिला है। यानी जिन लोगों ने कदम कदम पर भारत को नीचा दिखाने की कोशिश की, जिन्होंने मोदी और भारत को एक ही समझ लिया, जिन्होंने यह समझ लिया कि अगर मोदी को नीचे गिराएंगे तो मतलब भारत को भी नीचे गिराना होगा, वो असल में मोदी को गिराने के लिए भारत को गिरा रहे थे। वो असल में मोदी को कमजोर करने के लिए भारत को कमजोर कर रहे थे और इस उम्मीद में कर रहे थे कि उन्हें चुनावों में फायदा होगा। इन नतीजों ने उन सारे लोगों के चेहरे पर एक बहुत बड़ा तमाचा मारा है और ये नतीजे आज ये बताते हैं कि हमारे देश के विपक्षी नेता, हमारे देश के डिजाइनर पत्रकार और हमारे देश के अपने आप को लिबरल कहने वाले लोग चाहे स्टूडियोज में जितनी मर्जी डिबेट कर लें, जितना मर्जी फेक प्रोपेगेंडा चला लें, जितने मर्जी ट्रेंडिंग अपने ट्वीट्स को ट्वीट करा लें, देश के लोग असली और नकली मुद्दों पर फर्क करना जानते हैं। और हमारे देश के ये 18.5 करोड़ वोटर्स ने इन तमाम विपक्षी दलों पर, जिन्होंने ये सारे मुद्दे पिछले 2 साल में बनाए, इन मुद्दों से भारत को कमजोर किया, भारत की पूरी दुनिया में बदनामी की। आज हमें बड़ी खुशी है इस बात की कि इन 18.5 करोड़ वोटर्स ने ऐसे लोगों के मुंह पर जोरदार तमाचा मारा है। इन चुनावों में इस तरह का नकली माहौल बनाया गया कि उत्तर प्रदेश में तो अखिलेश यादव अब आ ही रहे हैं, उनकी रैलियों की भीड़ देखिए और अब तो अखिलेश यादव आ ही गए। बस ये माहौल आपको आपके सामने पेश किया गया। इसके अलावा यह भी कहा गया कि अब योगी आदित्यनाथ का राजनीतिक भविष्य अंधकार में जाने वाला है। लोग कहते थे बस 10 मार्च तक रुक जाइए, 10 मार्च का दिन देखिए उस दिन क्या होता है। जो नेता बीजेपी को छोड़ भाग रहे थे, यह सोचकर कि बीजेपी की हार तय है, उनसे भी यही कहा गया कि अब आप पार्टी छोड़ दीजिए। आर्थिक मंदी और बेरोजगारी को लेकर भी एक नकली नैरेटिव गढ़ने की कोशिश की गई। और आज मैं फिर आपको कहता हूं, हमारे देश में एक नई पौध नकली पत्रकारों की पिछले कुछ वर्षों में आई है, जो अब आजकल अपने अपने यूट्यूब चैनल चलाते हैं। अब मैं आपको आज बताना चाहता हूं कि आपने भी इन यूट्यूब चैनल्स को देखा होगा। ये सारे पत्रकार अपने अपने घरों से एक कमरे से यूट्यूब चैनल चलाते हैं। इन्हें कहीं ना कहीं से फंडिंग मिलती है, कोई ना कोई विपक्षी दल या तो अपनी जेब से इन्हें पैसा देता है, क्योंकि यूट्यूब चलाने में कोई ज्यादा पैसा खर्च होता ही नहीं है। सिर्फ कैमरे के सामने बैठकर कुछ बातें करनी है जो झूठ होती हैं। या कुछ पार्टियां भी ऐसी हैं जो इन छोटे मोटे यूट्यूब चैनल वालों को थोड़ा बहुत पैसा हर महीने का, इनके गुजारे लायक पैसा दे देते हैं और इनसे ये कहते हैं कि आप जो हम कह रहे हैं, यानी ये नकली नैरेटिव तैयार कीजिए, आप लोगों में ये गलतफहमी पैदा कीजिए कि कोविड से हम हार रहे हैं। आप ये नकली गलतफहमी पैदा कीजिए लोगों के बीच कि हमारी जो वैक्सीन है वो प्रभावी नहीं है। आप लोगों में ये नकली गलतफहमी पैदा कीजिए कि हमारे देश के लोग एक के बाद एक बेरोजगार होते जा रहे हैं। और इसीलिए
ये तमाम यूट्यूब चैनल वाले लोग, जिसमें कुछ मेन स्ट्रीम न्यूज चैनल के लोग भी हैं, और आप जानते हैं मैं किन की बात कर रहा हूं। हमारे देश में ऐसे पत्रकार हैं जो यूपी में गांव गांव घूम रहे थे, लोगों को पकड़ पकड़ कर उनसे बात कर रहे थे, और जो व्यक्ति ये कहता था कि वो बड़ा खुश है और मोदी की तारीफ करता था, उसका जो बयान होता था उसे ये चलाते ही नहीं थे, उसे छोड़ देते थे, उसमें इनकी कोई दिलचस्पी नहीं थी। ये सुनते ही इनका चेहरा, इनका मुंह लटक जाता था। फिर ये बहुत लंबी मेहनत के बाद ऐसे लोगों को ढूंढते थे जो ये कहने को तैयार हो जाते थे कि हां, मैं वाकई बेरोजगार हूं, मेरी हालत बहुत खराब है और मेरी बेरोजगारी की वजह मोदी है। और जैसे ही कोई व्यक्ति ये कहता था, इन पत्रकारों की बाँछें खिल जाती थी, क्योंकि इनका मेहनताना पूरा हो गया। और उसके बाद ये जो बयान होते थे लोगों के, इन्हें के विपक्षी नेताओं को भेज दिया जाता था, और वो तमाम विपक्षी नेता उसके बाद इन बयानों को सोशल मीडिया पर पोस्ट करते थे, इन्हें वायरल किया जाता था, और फिर ये सोचकर इनका फायदा उठाया जाता था कि चुनावों में इनका फायदा होगा। आज वो तमाम जो टीम थी विपक्षी दलों की, यूट्यूब चैनल वालों की और कुछ और दूसरे न्यूज चैनल्स की, वो टीम आज बुरी तरह से हार गई। इसलिए ये मत समझिए कि इस बार कांग्रेस हार गई है, ये मत समझिए कि राहुल गांधी हार गए या प्रियंका गांधी वाड्रा हार गई। आप ये समझिए कि इतनी बड़ी जो टीम उन्होंने तैयार की थी, ये जिसमें के अंदर पत्रकार भी थे, सोशल मीडिया पर जो एक्टिव लोग हैं वो भी थे, ट्रोलर्स भी थे और यूट्यूब चैनल वाले भी थे, ये सारे के सारे जो लोग हैं बुरी तरह से हारे हैं। अब इन्हें बहुत समय लगेगा वापस आने में। इन नतीजों ने इस नकली माहौल की पूरी हवा निकाल दी है, और आज ये नतीजे 4 बड़ी बातें कहते हैं जो आपको समझनी होगी। पहली बात, कोविड पर भारत के रिस्पांस को लेकर भारत सरकार की नीतियां बिल्कुल सही थी। दूसरी बात, लोगों को अपने देश में बनी वैक्सीन पर पूरा भरोसा है। तीसरी बात, गलवान में भारतीय सेना ने जो किया, भारत के लोगों को उस पर गर्व है, और भारत के लोग चीन पर जो भारत सरकार की पॉलिसी थी उसका समर्थन करते हैं। चौथी बात, यूक्रेन से जिन 18 से 20 हजार छात्रों को भारत सरकार मुफ्त में देश में वापस लेकर आई, उसने हर नागरिक को गौरवान्वित किया है। सबको इस बात की बहुत खुशी है, और यह बात इन चुनावों के नतीजों से पता चलती है। और ये जो बेरोजगारी और आर्थिक मंदी के मुद्दे हैं, ये भी नकली निकले, क्योंकि ये लोगों के दिल को छू नहीं पाए, और लोगों ने जब ये वोट डाला तो अब आप समझ सकते हैं कि लोगों का मन और लोगों का दिल क्या कहता है। आज ऐसे तमाम लोगों से हम यही कहना चाहते हैं, ऐसे नेताओं से, सोचिए अगर राहुल गांधी ने और उनके जैसे और बाकी विपक्षी नेताओं ने और इन न्यूज चैनल्स ने अगर कोई सकारात्मक मुद्दा पकड़ा होता, अगर आज ये देश के साथ खड़े होते, अगर इन्होंने भी आज राष्ट्रवाद निभाया होता, अगर इन्होंने भी कहा होता कि हम भी भारत से प्यार करते हैं, अपनी सेना से प्यार करते हैं, अपने डॉक्टरों से, हेल्थ वर्कर्स से प्यार करते हैं, अपने वैज्ञानिकों से प्यार करते हैं, अपनी वैक्सीन पर हमें गर्व है, अपने अस्पतालों पर हमें गर्व है, और हमने जिस तरीके से कोविड से लड़ाई लड़ी है उस पर पूरा देश एक साथ है, अगर इस दौरान ये लोग ये कह देते तो यकीन मानिए इनका प्रदर्शन आज के मुकाबले काफी अच्छा होता। आज कांग्रेस की यह स्थिति नहीं होती कि 403 में से उसे सिर्फ 2 सीटें मिलती, यकीन मानिए उसे ज्यादा सीटें मिलती। लेकिन यह एक ऐसा इकोसिस्टम बन गया है जो देश को गलत रास्ते पर ले जा रहा है। इनका तो कोई फायदा नहीं हुआ, लेकिन उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश का बड़ा नुकसान कर दिया। और आज भी ऐसे बहुत सारे लोग होंगे इस देश में जिनकी संख्या भी बड़ी होगी, जो इनकी बातों में आ गए होंगे, जिन्हें इनकी बातों को सुनकर, उन पत्रकारों के यूट्यूब चैनल्स को देखकर कहीं ना कहीं कुछ दिनों के लिए सही गलतफहमी हो गई होगी। इसलिए जो हमारे देश में हो रहा है ये बहुत चिंताजनक है, और हम उम्मीद करते हैं कि अब अगले लोकसभा से पहले, अभी तो टाइम है अगले लोकसभा में, उससे पहले ये विपक्षी दलों के जो नेता हैं ये जनता की नब्ज को पकड़ने की कोशिश करेंगे, ये जमीन पर जाएंगे और ये पता लगा पाएंगे कि देश के लोग असल में सोच क्या रहे हैं, उनके मन में क्या है, उनके दिल में क्या है। सिर्फ उनकी जेब में पड़ी हुई वोट को मत देखिए, उनके दिल में झांकने की कोशिश कीजिए, उनके मन में क्या है ये जानने की कोशिश कीजिए, तब ये विपक्षी नेता अच्छा प्रदर्शन कर पाएंगे अगली बार। और ये जो YouTube चैनल वाले हैं और जो न्यूज़ चैनल वाले हैं, इनकी भी रोजी रोटी तब कहीं ज़्यादा अच्छी चलेगी जब ये देश की बात करेंगे, राष्ट्रवाद की बात करेंगे, लोगों के फायदे की बात करेंगे। इसलिए आज इन लोगों को और हमारे देश के विपक्षी नेताओं और खासकर कांग्रेस पार्टी को ये समझ जाना चाहिए कि वो जो कर रहे हैं, देश वैसा ना तो सोचता है और ना वैसा चाहता है। और अगर इन विपक्षी नेताओं ने इन चुनावी नतीजों से आज भी कोई सीख नहीं ली, शिक्षा नहीं ली, तो इनकी क्या हालत होगी उसका आप
अंदाजा आज ही लगा सकते हैं। आज कांग्रेस उत्तर प्रदेश में केवल 2 सीटों पर सिमट कर रह गई है और लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी पहले आसमान में थी, फिर गिरते गिरते जमीन पर आ गई और अब वो जमीन से भी नीचे अंडरग्राउंड जा रही है और जमीन के अंदर चली गई है। और अब लोग ऐसा मजाक कर रहे हैं कि जमीन के भी अब इतना नीचे कांग्रेस जा रही है कि शायद बहुत जल्द वो ऐसी जगह पर पहुंच जाएगी जमीन के नीचे जहां से तेल निकलना शुरू हो जाएगा। लोकतंत्र में राजनीति करने का मतलब सरकार के खिलाफ दुष्प्रचार करना नहीं होता, बल्कि इसका मतलब होता है लोगों की इच्छाओं और उनके मन को जानना, यह जानना कि लोग चाहते क्या हैं, लोगों को किस चीज से प्यार है। लेकिन दुर्भाग्यवश हमारे देश के नेता नकारात्मक राजनीति की वजह से इस बात को कभी समझ नहीं पाए और इसीलिए आपने देखा होगा हमारे देश की जो विपक्षी पार्टियां हैं, जब उन्होंने वो छोटे छोटे स्टॉल लगाए, उनके स्टॉल में कोई मुद्दे थे ही नहीं। उनके स्टॉल में क्या था देखिए, उनके स्टॉल में सिर्फ शिकायतें थी, उनके स्टॉल में सिर्फ आरोप ही आरोप थे, सिर्फ शिकायतें थी कि सरकार ने ये नहीं किया, सरकार ने ये नहीं किया, सरकार ऐसी, सरकार वैसी, और भारत पीछे चला गया, भारत नीचे गिर गया, भारत कमजोर हो गया, हमारी वैक्सीन भी खराब है, हमारे वैज्ञानिक भी खराब हैं, हमारा जो रिस्पॉन्स था कोविड को लेकर वो भी खराब है, हमारे देश में अत्याचार हो रहा है, सिर्फ ये था। और इसीलिए मैं बार बार आपको ये बताता हूं कि बीजेपी ने इस दौरान अपना बहुत बड़ा मॉल बना लिया और इस मॉल में हर तरह का मुद्दा उनके पास था। सबसे बड़ा मुद्दा तो उनके पास था विकास का, क्योंकि उन्होंने काम बहुत किया है और इसीलिए बीजेपी तो अपना एक बहुत बड़ा मॉल बनाती चली गई इन चुनावों में और विपक्ष का एक छोटा सा स्टॉल रह गया, क्योंकि विपक्ष के इस छोटे से स्टॉल में सामान था ही नहीं बेचने के लिए। इसलिए बीजेपी का मॉल और विपक्ष का छोटा सा स्टॉल ये लोगों ने दिखा दिया। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.